हम डिस्कस कर रहे थे जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा बताया। What we have discussed in the last class, that is regarding the procedure of investigation. हमने little touch किया था and today we will discuss in a detailed manner. So what we have discussed, if there is any crime in your vicinity or in your neighborhood, then what you will do, what the police will do when you will intimate the police. मतलब जब आपके इधर उधर कहीं पड़ोस में कभी कहीं भी किसी जगह भी अगर कोई क्राइम होता है, तो जब उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है तो पुलिस किस तरह जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद वो क्या करती है. तो दिस इज ऑल अबाउट वी विल डिस्कस एंड वी वर डिस्कसिंग. तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है बेसिकली है क्या. इन्वेस्टिगेशन में सिंपल सा इतना है कि ये जो पुलिस है, व्हाट इट डज सिंपल कि ये कलेक्ट द एविडेंस, ये एविडेंस को कलेक्ट करती है. ठीक है, वेदर ये मेडिकल एविडेंसेस हो, फोरेंसिक हो, या आपकी ओरल टेस्टमनीज हो, दीज ऑल आर द एविडेंस. ठीक है, इनको कलेक्ट करती है. देखिए जो सेक्शन 2H है वो दो बातें करता है. फर्स्ट जो है आपका, फर्स्ट जो बात होती है वो होती है कि पुलिस जो है वो आपका मतलब जो भी है एविडेंसेस है रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, उनको कलेक्ट करती है. ठीक है, एक पुलिस की बात करता है. और जो सेकंड जो है इसमें, जो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आप जाओगे तो इसमें अगर कोई मैजिस्ट्रेट ने किसी प्राइवेट पर्सन को एम्पावर करके रखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो भी आपका इन्वेस्टिगेशन में आता है. और हु इज ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट इन दिस वे, मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए, मतलब फॉर द कलेक्टिंग ऑफ द एविडेंस. ठीक है, बट मैजिस्ट्रेट जो है इसमें इंक्लूड नहीं होता है. मतलब जो इंक्वायरी बाय द मैजिस्ट्रेट जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड नहीं होती है. ये इसका मीनिंग है सिंपल सा. इसमें क्वेश्चन इतना सा बनता है कि देखिए आपके सो मेनी टाइम जो है प्रिलिमिनरी में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय पुलिस या एनी अदर पर्सन एम्पावर्ड बाय द मैजिस्ट्रेट, या मैजिस्ट्रेट, या लास्ट ऑप्शन इस तरह से रहता है, या पुलिस और एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय द मैजिस्ट्रेट. देन व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज योर पुलिस एंड एनी पर्सन empowered by the magistrate. Now, ये जो प्रोसीजर देखिए बेसिकली क्या है आपका, जो अंडर सेक्शन 157 सीआरपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, उसमें क्या है, इन्वेस्टिगेशन इन अ क्रिमिनल केसेस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड. इसमें बताया गया है कि इट रिक्वायर द इंटीमेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर ऑन द कमीशन ऑफ क्राइम. ठीक है, मतलब पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किसकी, रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ द ऑफेंस. Before the commencement of the investigation, the police officer has to satisfy himself about the certain grounds. If the grounds are present, the investigation shall be begin. देखिए 157 में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर जो है अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरह से बिगिन करता है. तो यही हम डिस्कस कर रहे थे कि मान लीजिए कहीं पे कोई मर्डर होता है, आपने इंफॉर्मेशन दी, अब पुलिस क्या करेगी, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करके. बेसिकली क्या है, जब भी कोई ऑफेंस होता है और इट कम्युनिकेटेड टू द पुलिस, ठीक है, देन तो पुलिस हैव टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग द टू थिंग्स. पुलिस को जो है दो बातें ध्यान में रखनी पड़ती है. फर्स्ट, वेदर जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आई है, वेदर इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. ठीक है, अब देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल केस. अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो पुलिस के पास देयर इज एम्बिट पावर. व्हाट इज द पावर हैज बीन गिवन टू द पुलिस. क्या पावरें जो है, क्या शक्तियां जो हैं आपकी पुलिस को देके रखी है. पुलिस के पास ये पावर है कि पुलिस जो है क्या कर सकती है, पुलिस जो है विदाउट द परमिशन, मतलब जो कंसर्न जो जुरिस्डिक्शन जो मैजिस्ट्रेट होगा उसकी परमिशन के बिना ही इन्वेस्टिगेशन को क्या कर सकती है, शुरू कर सकती है. बट प्रोवाइडेड जो केस, जो इंफॉर्मेशन जो पुलिस के पास आई है वो रिगार्डिंग किसके हो, कॉग्निजेबल केस के बारे में हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में हो. ठीक है, अगर नॉन कॉग्निजेबल हुआ तो देन पुलिस हैज अ नो पावर. फर्स्ट,
व्हाट पुलिस को क्या करना पड़ता है, पुलिस हैज टू इंटीमेट किसको, पुलिस हैज टू सबमिट हिज रिपोर्ट की टू द कंसर्न jurisdiction magistrate कि सर offense has been committed and that is a nature of a non the crime has been committed and the nature of that crime is a non cognizable, mean to say कि हमें परमिशन दीजिए कि हम जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकें। मतलब नॉन कॉग्निजेबल केस में सिंपल इतनी सी बात है कि प्रियर परमिशन जो है मैजिस्ट्रेट की जरूरी है, किसको, पुलिस को। देखिए बेसिकली लिटिल बिट, अगर हम इसके बारे में कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए इट इज माय बेटर कि मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं अगर आपको पता भी नहीं है कि व्हाट इज अ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। इवन दो वी हैव डिस्कस्ड इन आवर क्लास इन अ वेरी first class we have discussed all regarding this cognizable and non cognizable offenses। फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ so that you can remind। cognizable offenses are the ones in which the police do not need a warrant to make the arrest। मतलब देखिए इतनी ड्रास्टिक पावर दे के रखे कॉग्निजेबल केस में, एक तो पुलिस जो है कैन इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन विदाउट प्रियोर द परमिशन ऑफ द कंसर्न जुरिस्डिक्शन मैजिस्ट्रेट। मतलब जो पुलिस जो है आपका विदाउट मैजिस्ट्रेट की, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना जो है इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू कर सकती है विदाउट इंटीमेटिंग जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। और इसमें जो है पुलिस जो है विदाउट वारंट, देखिए किसी को भी अरेस्ट कर सकती है पुलिस जिसने जो है क्राइम किया है और उस क्राइम का नेचर है कॉग्निजेबल। दिस इज द वेरी एम्बिट पावर जो है ये दे के रखी हुई है किसको, मैजिस्ट्रेट, सॉरी पुलिस को। दिस इज द कॉग्निजेबल ऑफेंस। सिंपल सी बात अगर आप समझो, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस इन व्हिच द पुलिस हैज अ पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट and investigate an offense without permission from the magistrate। देखिए एग्जांपल है इसका, मर्डर, रेप, डाउरी, मीन टू से सम काइंड ऑफ अ वेरी सीरियस ऑफेंसेस आर द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर कैसे होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में रिक्वायर, अगर नॉन कॉग्निजेबल केस में किसी को अरेस्ट करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पुलिस को जो है पहले क्या लेना पड़ेगा, वारंट लेना पड़ेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कि वी वांट टू अरेस्ट दिस पर्सन फॉर द इन्वेस्टिगेशन। हम जो है जिस बंदे ने जो है कमीशन ऑफेंस करके रखा है हम उसको अरेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर लेस सीरियस इन नेचर। In these offenses, it is a mandatory for the police to obtain a permission, and it is a very important point कि जो नॉन कॉग्निजेबल केस होते हैं उसमें पुलिस के पास कोई भी इन्वेस्टिगेशन की पावर तब तक नहीं होती है जब तक कि उसको मैजिस्ट्रेट परमिट ना कर दे, जब, ठीक है। तो यही आपका डिफरेंस है। कॉग्निजेबल केस में विदाउट परमिशन जो अरेस्ट हो सकता है, विदाउट परमिशन जो है विदाउट वारंट अरेस्ट हो सकता है और विदाउट परमिशन इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है। बट नॉन कॉग्निजेबल केस में आपका पुलिस मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट रिगार्डिंग अरेस्ट एंड टू इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन। दिस इज द डिफरेंस, यही आपका डिफरेंस है किसमें, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल केस में। अब देखिए intimation of the information to a police officer, meaning the information has to be intimated to the police officer in charge of the police station in whose jurisdiction the crime has been committed। After the police officer is made aware of the offense, there are two conditions which need to be fulfilled before the commencement of the investigation। देखिए जो आपका सेक्शन 157 है उसमें बड़ा अच्छे से बता के रखा हुआ है कि किस तरह से इंटीमेशन के बाद पुलिस क्या करेगी। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, नथिंग टू डू, बस पुलिस को जो है अपने आप को क्या सेटिस्फाई करना पड़ता है कि द पुलिस ग्राउंड बीइंग दैट द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू सस्पेक्ट दैट द कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द सेम एज रिक्वायर्ड बाय 157(1), मतलब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ठीक है। और सेकंड बात ये आती है सफिशिएंट ग्राउंड होना चाहिए पुलिस ऑफिसर के पास उस इन्वेस्टिगेशन के लिए। मतलब पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस ऑफिसर को जो वो ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी, मतलब पुलिस ऑफिसर को पूरा विश्वास होना चाहिए कि यस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है कमिट हुआ है। देखिए इसके रिगार्डिंग जो है बेसिकली ये आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीज इश्यूज इन अ वेरी ब्रॉड मैनर कि पुलिस कैसे अपने आप को विद रेलेवेंट केस लॉ की सेटिस्फाई करती है।
कि he has to be reasonable ground to believe कि yes the cognizable offense has been committed, कि संज्ञेय अपराध हुआ है। ये आपका जो मेरी एक वीडियो है, you can go through जर्नी फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन टू ट्रायल, तो उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करके रखा हुआ है। आप गो थ्रू करिए उस वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एंड आई रिकमेंड कि बिफोर आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें, इसको वीडियो को गो थ्रू होने से पहले आप उस वीडियो को देखें, देन इट विल बी अ वेरी रेलेवेंट। नाउ द इंफॉर्मेशन व्हिच हैज बीन रिसीव्ड बाय द पुलिस ऑफिसर shall be reduced to writing, which is known as the first information report। देखिए, जब भी कोई रिगार्डिंग द कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग जो है आपकी कोई इंफॉर्मेशन अगर पुलिस ऑफिसर को दी जाती है, तो उसको जो है राइटिंग में रिड्यूस किया जाता है, और दैट इज नोन एज एफआईआर। आई आल्सो मेड अ वीडियो ऑन द एफआईआर, आप उसके गो थ्रू भी करिए, और वहां पे आपको बहुत से रेलेवेंट केसेस एंड द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द एफआईआर, वेदर आप जो है एफआईआर को एविडेंस के रूप में कैसे यूज कर सकते हो, कितना इसकी प्रोबेटिव वैल्यू है, या जीरो एफआईआर क्या है आपकी, या अगर एफआईआर का पर्पस क्या है आपका रिगार्डिंग द ट्रायल, कितना स्टैंड करती है। दिस इज ऑल द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द एफआईआर जो उसमें डिस्कस किए हुए हैं, द बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड द इंग्लिश, यू कैन गो थ्रू दैट। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस ऑफिसर को दी जाती है रिगार्डिंग द कॉग्निजेबल ऑफेंस, दैट इज एफआईआर, एंड इट शुड बी मैंडेटली जो है उसको राइटिंग में रिटन करनी पड़ती है। ठीक है, however the meaning can be understood from the word itself, furthermore any information which is given by any woman in a relation, अगर देखिए मान लीजिए कोई ऑफेंस हुआ है, अगर किसी लेडी के अगेंस्ट हुआ, रेप हुआ है या कुछ भी आप कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उस केस में विमेन ऑफिसर है वो रिकॉर्ड करती है। ठीक है, नाउ डेज एफआईआर जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिकल भी, देखिए वेरियस मोड, अब नाउ द टाइम देखिए क्या है, एफआईआर जो है आपकी, आप जो है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड भी रजिस्टर कर सकते हो, जैसे थ्रू आपका आजकल तो फेसबुक के थ्रू कॉग्निजेंस ली जा रही है। मतलब विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो आपका मीडियम है वो चेंज जो हो चुका है, और सिंपली इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कैन एफआईआर बी रजिस्टर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, देन यस, नो और नन ऑफ द अबव, देन द करेक्ट आंसर इज यस, इट कैन बी रिकॉर्डेड। देखिए उसके बाद क्या हुआ है, अब मान लीजिए आपने एफआईआर जो है इंफॉर्मेशन दी है किसको, पुलिस को, तो पुलिस उसके बाद क्या करती है, मैंने बता दिया आपको कि जब ही इंफॉर्मेशन दी जाती है तो पुलिस जो है 157 के अकॉर्डिंग क्या करती है, डिसाइड करती है रीजनेबल उसको कि वेदर इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस के पास क्या पावर रहती है, वी हैव डिस्कस्ड। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस तो पुलिस के पास क्या पावर रहती है वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नाउ द रिपोर्ट व्हिच इज सेंट टू द मैजिस्ट्रेट इज डिफाइंड एज द पुलिस रिपोर्ट। The report which is sent to the magistrate is defined. देखिए, it is forwarded by the police officer to the magistrate. This is a preliminary report which acquaints the magistrate that the police officer shall be investigating that particular case. Section 58 of the Code of Criminal Procedure talks about the submission of the report. तो देखिए, जब भी पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, ठीक है, उसने कर दी, बट उसको जो है अपने रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, जो उसकी रिपोर्ट जो है वो किसको सबमिट करनी पड़ती है, मैजिस्ट्रेट को, ताकि मैजिस्ट्रेट जो है उसको सुपरवाइज कर सके। इसलिए जो है 158 का प्रोविजन दिया दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट क्या मतलब, इट्स अ ड्यूटी किसकी, द पुलिस ऑफिसर की, हु इज इन्वेस्टिगेटिंग द ऑफेंस की, जो भी आपका जिस ऑफेंस के रिगार्डिंग जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन किसको दे, मैजिस्ट्रेट को दे। ठीक है, the main object of the sending of the report to the magistrate is to make him aware of the investigation process of the cognizable offense। मतलब इसका पर्पस यही है कि सिंपल इतना था कि मैजिस्ट्रेट को पता होना चाहिए कि पुलिस जो उसके अंडर हिज जुरिस्डिक्शन जो है कौन सा ऑफेंस हुआ है, और पुलिस जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। ठीक है, इट इज डन सो दैट द magistrate is able to control the investigation process and give any direction under section 159 of the Code of Criminal Procedure if necessary। देखिए, अब देखिए ये बड़ा वास्ट सेक्शन है, ये जो सेक्शन 159 है बेसिकली ये क्या बात करता है, 159 जो है ये बोल रहा है कि अगर वहां पे जरूरत पड़े
अगर मैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन मैजिस्ट्रेट को लगे कि कोई नेसेसरी डायरेक्शन जो है देना जरूरी है, तो मैजिस्ट्रेट जो है सेक्शन 159 में जो है क्या कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। किस बात की? कोई भी इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। देखिए, जो आपका द सेक्शन जो है ये empower the magistrate to order an investigation in cases where the police has decided not to investigate the case under proviso section 157 1. Alternatively, the magistrate may choose to proceed with the case himself or depute any magistrate subordinate him to proceed or to hold a preliminary inquiry in the case. देखिए, मान लीजिए अ, मान लीजिए आपका पुलिस ने क्या कर दिया, पुलिस ने ये बोल दिया कि मैं जो हूँ इसमें हम जो हैं इस देरी से कोई केस नहीं बनता है, और मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी। ठीक है, तो उस केस में मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो 159 में डायरेक्शन दे कि क्या, कि आप जो हो या देखिए, अल्टरनेटिवली द मैजिस्ट्रेट में चूज टू प्रोसीड विद द केस और डेप्यूट एनी मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू प्रोसीड और टू होल्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन द केस। मतलब मैजिस्ट्रेट के हाथ की पावर है कि वो 159 में क्या किसी और मैजिस्ट्रेट को भी जो कंसर्न जो उसके अंडर सबऑर्डिनेट है उसको भी डायरेक्ट कर सकता है। इसमें किसके लिए? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और वो जो है उसकी रिपोर्ट उसको सबमिट करने। ये बहुत वास्ट सेक्शन है। बेसिकली क्या है, ये सुपरवाइज करता है पुलिस के ऊपर। सेक्शन 159, the magistrate who receive a report under section 157(2) has the power to direct an investigation or to hold a preliminary inquiry into the case, otherwise depose of in a manner prescribed, but he cannot depose of the case under section 159 discharge the accused person। ठीक है, तो सिंपल सी बात 159 में इतनी सी है कि the main is if necessary the direction or instruction is given to the police officer for conducting the investigation। मतलब पुलिस ने जो अगर मन बना लिया है कि नहीं, आई एम नॉट फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग, बट द मैजिस्ट्रेट हैज पावर अंडर सेक्शन 159 कि वो जो है उनको क्या करे, डायरेक्ट करे कि वो जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें और ये इसमें इन्वेस्टिगेट करें। नाउ रिपोर्ट टू बी सेंट विदाउट एनी डिले। देखिए, ये जो रिपोर्ट है आपकी, ये विदाउट डिले सेंट होनी चाहिए। क्यों? तो मद्रास हाईकोर्ट का देखिए इसमें नलाई स्टेट इसमें क्या है, had to acquit a person accused of a murder on the ground that an unexplained and inordinate delay was there in dispatching the first information report to the magistrate। देखिए, इस केस में सिर्फ इतना सा डिले, ये बात इस ग्राउंड पे कोर्ट ने छोड़ दिया कि वहां पे डिले हुआ था किसको, मैजिस्ट्रेट को कम्युनिकेट करने के लिए क्या, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की यस आई एम इन्वेस्टिगेटिंग दिस कॉग्निटिबल ऑफेंस। द रिपोर्ट हैज टू बी सेंट इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ अ टाइम। इसका अर्थ इतना सा है, देखिए व्हाट इज द बेसिक पर्पज में इसके अगर आपको बताऊं, ताकि जो है पुलिस का जो एक्शन है, वट एवर द इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय द पुलिस मस्ट बी इन द नॉलेज ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सो दैट कि जो इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है वो प्रॉपरली हो सके। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन अगर आपकी प्रॉपरली हो रही नहीं हो रही है, ये कौन चेक करता है? मैजिस्ट्रेट चेक करता है। तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट की पावर है। अगर मान वही जो मैंने डिस्कस किया कि मान लीजिए पुलिस इज नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द ऑफेंस, देन द मैजिस्ट्रेट कैन मेक अ necessary direction to the police regarding the investigation. The report has to be sent in a reasonable amount of a time. The use of the term forthwith in section 157(1) was explained by the Honorable Supreme Court in Ala Chinna Apurva versus State of Andhra Pradesh। देखिए, फोर्थविथ का मतलब क्या है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन किया था कि द एक्सप्रेशन जो फोर्थविथ है, अनडाउटली विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड विदाउट अनरीजनेबल डे। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है जब पुलिस ऑफिसर के पास, देखिए वो इन्वेस्टिगेट कर, मान लीजिए कोई ऑफेंस हुआ है और वो जुरिस्डिक्शन ऐसी पड़ती है जहाँ पे कि काफी टाइम लगता है जाने के लिए, जैसे 1 दिन 2 दिन, जैसे पहाड़ों में या कुछ ऐसे दूर कहीं दूर दराज के गांव में। तो उस केस में आपका जो डिले है
मान लीजिए 2 दिन का डिले, 3 दिन का डिले, तो दैट कैन बी रीजनेबल। अब मान लीजिए इन अ वेरी मतलब पुलिस ऑफिस जो ऑफेंस हुआ है वो इन विसिनिटी विद इन 100 मीटर या 200 मीटर में हुआ, नजदीक ही कहीं पे आसपास पुलिस स्टेशन के, तो उस केस में भी पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, पर 1 महीने के बाद, अगर वन आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद वो रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट को सबमिट कर रही है, तो देन इन दैट केस व्हाट डज इट मीन कि अनरीजनेबल डिले है। ठीक है, तो ये अनरीजनेबल जो डिले है ये नहीं होना चाहिए उसमें, और यही बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने किसमें बोली, अल्लाह चिन्ना पूर्वा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। If any delay is being caused in sending the report, it should be explained properly, citing the reason for the same। अगर मान लीजिए पुलिस ने कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ठीक है, कॉग्निजेबल केस के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसका वो इंफॉर्मेशन जो है मजिस्ट्रेट को नहीं दी, तो पुलिस को उस ना रिपोर्ट को फोर्थविथ ना देने के लिए जो कारण होगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको कारण देना पड़ेगा कि उसने क्यों नहीं जो है ये रिपोर्ट सबमिट की। ठीक है, नाउ ऑर्डर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बाय द मजिस्ट्रेट। नाउ क्या, अब देखिए इसके आगे की बात क्या आती है। अब 159 ये बोलता है कि द मजिस्ट्रेट हैज बीन गिवन द पावर टू डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द केस। If on receiving the report, the magistrate thinks fit that it is necessary to conduct an investigation, he shall direct a subordinate magistrate to conduct a preliminary inquiry। देखिए यही बात मैंने आपको बोली। The magistrate can also off the case in a manner provided by the court if sufficient ground are not present। देखिए अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है तो मैजिस्ट्रेट जो है आपका क्या कर सकता है, केस को बंद भी कर सकता है। पर however, the magistrate has not been empowered to stop an investigation after the commencement of the same। Ashan Sharma versus Bipin Kumar, it was held by the Supreme Court that the magistrate has no power to stop the investigation and direct magistrate inquiry। देखिए इसमें क्या बता के रखा हुआ है, अगर पुलिस ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, तो उन केस में सिंपल, देखिए मैं सब कुछ भूल जाइए जब तक जो मैंने अभी तक पढ़ाया आपको रिगार्डिंग ये सेक्शन 150, इतनी सी बात। पुलिस, देखिए पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, रिगार्डिंग द ऑफेंस क्राइम, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दी फॉर इसको मैजिस्ट्रेट को लगा कि पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ठीक है, मैजिस्ट्रेट को लगा पुलिस जो अपनी इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से नहीं कर रही है, बट पुलिस, तो उसने क्या किया, वो इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया और फिर जो है अपना जो सबॉर्डिनेट जो मैजिस्ट्रेट है उसको जो है इंक्वायरी के लिए जुडिशियल इंक्वायरी के लिए बोला। तो ये ऑर्डर, ये बात गलत है, ये ऐसा नहीं कर सकता। अगर इट वाज हेल्ड, क्योंकि यही तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला एस.एन. शर्मा वर्सेस विपिन कुमार में कि इट वाज हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट दैट द मैजिस्ट्रेट के पास कोई पावर नहीं है टू स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन एंड डायरेक्ट अ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी। ठीक है, नाउ द इन्वेस्टिगेशन जो है आपकी, अब क्या है, द इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीजर व्हिच आर डन बाय द पुलिस ऑफिसर under the code for the collection of evidence। The investigation may be conducted by a police officer and not the magistrate। The magistrate can also authorize any other person to conduct the investigation। It is the definition of the 2H which we have already discussed। Three types of reports are required to be prepared at their three different stages of the investigation। देखिए पुलिस जैसे आपको टिल द टिल द मतलब कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन पुलिस को 3 तरह की रिपोर्टें जो है वो तैयार करनी पड़ती है। देखिए फर्स्ट क्या है आपकी, एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाते हो, अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फ्रॉम द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू अ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 57। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाते हैं और उस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को जो है किसके सामने सबमिट करते हैं, पुलिस सॉरी मैजिस्ट्रेट के पास, कंसर्न जुरिस्डिक्शन मैजिस्ट्रेट के पास कि सर देखिए आई एम इन्वेस्टिगेटिंग दिस कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है आपके सामने, ठीक है। दूसरी क्या है, 168 रिक्वायर द सबमिशन ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द स्टेशन। दूसरी रिपोर्ट कौन सी होती है, जिसमें जो है जो
जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो आपका जो स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है एसएचओ जो है उसको जो है सबमिट करता है, ठीक है। थर्ड रिपोर्ट जो है रिगार्डिंग जो है आपकी वो क्या होती है, रिक्वायर अ फाइनल रिपोर्ट टू बी सबमिटेड टू द मजिस्ट्रेट एज सून एज द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड, ठीक है। थर्ड रिपोर्ट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी है बट थर्ड रिपोर्ट बेसिकली एवरीबॉडी नो इट्स अ पुलिस चालान जिसे बोलते हैं, या आप पुलिस रिपोर्ट जो है वो सबमिट होती है, या जिसको और क्या बोलते हैं हिंदी में, दिस इज ऑल अबाउट कि 173 आपकी तब सबमिट की जाती है जब जो है आपकी पुलिस की जो है इन्वेस्टिगेशन, पुलिस आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, ठीक है। देखिए कौन कौन सी तीन रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, एक आपकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की 157 की, ठीक है। दूसरी आपकी 168 की, रिक्वायर द सबमिशन ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर। वो ये 168 क्या है आपका, 168 सिंपल सा है कि जो आपका डेप्यूटेड, जो देखिए जब कोई ऑफेंस होता है तो आपका जो पुलिस ऑफिसर जो आपका स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है वो क्या करता है, एक आईओ डिप्यूट करता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डिप्यूट करता है, ठीक है। वो जो है उस पर्टिकुलर ऑफेंस के रिगार्डिंग क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है और रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर को वो फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट सबमिट करता है वो अंडर सेक्शन किसके, 168 के, ठीक है। और जो सेक्शन 173 है, जब आपकी पूरी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है तो पुलिस ऑफिसर जो है आपका रिक्वायर अ फाइनल रिपोर्ट जो सबमिट जो आपकी रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ द ऑफेंस जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसकी पूरी कंप्लीट रिपोर्ट जो है किसको सबमिट की जाती है, मैजिस्ट्रेट को। और वो जो रिपोर्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, पुलिस चालान, और ये आपकी थर्ड रिपोर्ट होती है। The investigation of a case begins after the preliminary report is submitted by the police officer to the magistrate. The investigation of a case begins. जो रिपोर्ट, ठीक है, investigation in a wait investigation in a country or a place outside India। मान लीजिए आपको अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाना हो या आपको इंडिया से बाहर जाना, तो उस केस में क्या चलेगा, उस केस में आपकी क्या पावर रहेगी पुलिस की। इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस इट इज रिक्वायर्ड that the investigation or a search has to be carried out in a country or a place outside India. For doing so, an application of a request can be made by the investigating officer, and any criminal court may issue a letter of a request to the court or any authority of that country. Mean to say, इसमें कुछ नहीं, अगर आपका कोई एक्यूज जो है भाग के कहीं बॉम्बे चला गया है या दिल्ली चला गया है या बांग्लादेश चला गया है, तो इसमें जो कंसर्न जो आपका एप्लीकेशन किसको देनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्च हैज द प्लेस ऑफ या एन एप्लीकेशन ऑफ रिक्वेस्ट कैन बी मेड बाय द इन्वेस्टिगेट, जो आपका आईओ होता है उसको जो है एनी क्रिमिनल कोर्ट में इश्यू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। तो आपकी जो मजिस्ट्रेट होगी उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप जो है मैं इसके रिगार्डिंग वहां जा रहा हूँ, इसलिए जो है रिक्वेस्ट लेटर जो है वो इश्यू किया जाए, या मतलब जैसे रिक्वेस्ट द कोर्ट और एनी अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री। क्रिमिनल कोर्ट में इश्यू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मतलब जहां पे वो है रह रहा, जैसे बॉम्बे में रह रहा है तो बॉम्बे से वो क्या करेगा, बॉम्बे के कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगा कि उस बंदे को मतलब पकड़ने के लिए या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पे उसकी जो भी है हेल्प करे या वट एवर इन एनी मैनर। ये जो 166 ए बात करता है ये इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि अगर आपका ऑफेंस जो है मतलब कोई क्राइम जो है जिसके तार जैसे कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके मतलब कुछ इन कंटिन्यूस सीरीज जो है, जैसे कुछ ऑफेंस जो है दिल्ली में हुआ है, कुछ बॉम्बे में हुआ है, मान लीजिए कोई इकोनॉमिक ऑफेंस ले लीजिए आप, ठीक है। नाउ जब कोई ऑफेंस हो जाता है तो पुलिस की क्या पावर रहती है, जब कोई ऑफेंस हो जाता है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की। देखिए अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि जब भी आपका कभी कोई ऑफेंस होता है तो पुलिस क्या करती है, पुलिस के पास जो इन्फॉर्मेशन आती है तो वो रीजन उसको वो डिसाइड करती है पहले कि वेदर इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो खुद इन्वेस्टिगेट करनी चली जाती है और रिपोर्ट जो है रिगार्डिंग इसके किसको सबमिट कर देती है, मैजिस्ट्रेट को, ठीक है। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पहले वो परमिशन लेती है
पुलिस ऑफिसर परमिशन लेता है मैजिस्ट्रेट से और फिर इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है। अब जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो 3 टाइप की रिपोर्ट्स बनाता है, ठीक है। 3 टाइप की रिपोर्ट्स में कौन-कौन सी आती है? एक आती है आपकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट, जो वो मैजिस्ट्रेट को सबमिट करता है अंडर सेक्शन 157, ठीक है। दूसरी रिपोर्ट आती है आपकी जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर को स्टेशन हाउस ऑफिसर को सबमिट करता है। थर्ड रिपोर्ट आती है आपकी फाइनल रिपोर्ट, और वो जो दैट इज नोन एज अ पुलिस चालान, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब बीच में मैंने एक बात बताई आपको कि मान लीजिए कि अगर किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन आपकी जो है, कितना आपका जुरिस्डिक्शन है उसके बाहर है वो, तो आप कैसे करोगे? कुछ नहीं, जस्ट रिक्वेस्ट लेटर जाता है आपका, एप्लीकेशन दी जाती है आपकी अपनी जुरिस्डिक्शन मैजिस्ट्रेट को, वो बोलता है, वो रिक्वेस्ट लेटर इशू करता है टू द कंसर्न कोर्ट और कंसर्न अथॉरिटी को कि जो है इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कंडक्ट दी जाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद पुलिस की क्या पावर रहती है कि जितने भी आपके जो जैसे जहां पे कोई क्राइम हुआ है, कहीं पे मर्डर हुआ है, तो उसकी विसिनिटी में, उसके इर्द गिर्द आपके जो लोग हैं, जिनके घर हैं, या मान लीजिए जो कि वेल अक्विंटेड है, जिसको पता है कि ऑफेंस हुआ है, ठीक है, जो गवाही दे सकता है इनटू से, उनको क्या करता है? The witness shall be such who are acquainted with the facts and the circumstances of the case. The power have been conferred under section 160। जो पुलिस जो है उनको, पुलिस ऑफिसर जो है, सॉरी, उनको क्या कर सकता है? उनको समन करेगा। समन क्या करेगा? समन बोलेगा कि आप जो हो रिक्वायर टू, आपकी जो है, आप जो पुलिस में आए और अपना जो है बयान दर्ज करवाएं। बेसिकली क्या है, थोड़ा सा बेरक लैंग्वेज पढ़ लो। द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 160 ऑफ द कोड एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट नो मेल बिलो 15 years of a woman shall be called to attend at any other place than the place where she reside। इसमें अमेंडमेंट भी हुई है थोड़ी सी। नो मेल बिलो द 15 years और अ वुमन शैल बी कॉल्ड टू द प्लेस, इसमें अमेंडमेंट भी हुई है। इसमें 160 में आपकी अब अमेंडमेंट हुई है, लेट मी सी। अमेंडमेंट ये है इसमें कि जो, एक तो देखिए 15 साल से छोटे के बच्चे को, और जो 65 इयर्स, अगर कोई आदमी जिसकी एज जो है, एज ऑफ 65 ईयर से ऊपर हो, 65 इयर्स या उससे ऊपर हो, तो उसको भी जो है पुलिस जो नहीं बुला सकती, और विमेन को भी जो है पुलिस नहीं बुला सकती, और मेंटली और फिजिकली जो डिसेबल्ड पर्सन है उसको भी नहीं बुला सकती, ठीक है। shall be required to attend at any place other than the place in which such male person or women reside, ठीक है। shall be required, ये क्या बोल रहा है? shall be required to attend at any place other than the place in which such male person or women resides, ठीक है। shall be required to attend at any place other than the place in which, मतलब जहां पे वो रहता है वहां पे नहीं, उसके अलावा कहीं भी। देखिए बेसिकली क्या है, जब कोई ऑफेंस होता है तो ये ऑब्वियस है कि कोई ना कोई तो उसके बारे में मतलब किसी ना किसी को उसकी खबर रहती है, या किसी ना इर्द गिर्द के कहीं भी लोग जो है, जिसको भी उस ऑफेंस क्राइम के बारे में नॉलेज है, तो वो जो है उसको जो है पुलिस जो है क्या कर सकती है? समन कर सकती है कि आप आओ और थाने में अपने बयान दो, ठीक है, रिगार्डिंग द ऑफेंस, ठीक है। बट किनको नहीं बुला सकती है? देखिए ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, केस नहीं, सॉरी, ये सम इम्पोर्टेंट आपका रिगार्डिंग द प्रीलिमिनरी एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किनको जो है पुलिस जो है नहीं बुला सकती। तो कौन कौन से हैं? एक 15 साल से छोटे का बच्चा, 15 साल से एज के छोटे, 15 साल जिसकी एज से कम हो वो, और दूसरा जिसकी 65 ईयर से ऊपर हो, तीसरा कौन आ गया आपका? वीमेन आ गया, फोर्थ कौन आ गया? जो मेंटली डिसेबल्ड है, और फोर्थ कौन आ गया? जो आपका फिजिकली डिसेबल्ड है। तो इनको जो है 5 आ गए, इनको जो है पुलिस जो है कहाँ नहीं बुला सकती है? थाने नहीं बुला सकती। इनके अलावा सबको जो है पुलिस जो है थाने बुला सकती है, किसके लिए? विटनेस, अपना मतलब अटेंडेंस विटनेस देने के लिए। नाउ अब मान लीजिए अगर आपने जो समन जो है, मान लीजिए किसी विटनेस जो वेल अक्वेंटेड था, पर
किसी क्राइम के बारे में, मान लीजिए you just imagine कि there is an offense which has been committed in front of you and you are the well acquainted with that offense. ठीक है, you are well acquainted with that offense, but when the police summoned you under section 160 and you not complying, then what will be your liability? आप ये मान लीजिए कि आपके सामने कोई संज्ञेय अपराध हुआ है और आपको सब कुछ पता है उसके बारे में, और पुलिस ने आपको जो है 160 का नोटिस भेजा, 160 में जो आपको समन किया, पर आप जो हो आपने उसकी कंप्लाइंस नहीं की। कंप्लाइंस ना करने का अर्थ है आप नहीं आए पुलिस थाने, तो आपके ऊपर क्या हो सकता है, कौन सी कार्रवाई आपके ऊपर लाई जा सकती है? तो नॉन कंप्लाइंस जो है आपकी, जो सेक्शन 160 ऑफ द कोड इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 174 ऑफ द कोड। देखिए, तो आपका जो ऑफेंस है वो आपका यहाँ पे बनता है, एंड दैट ऑफेंस इज डिफाइंड, एंड आपका जो है पीनल प्रोविजन, जो आपका इंडियन पिनल कोड है उसके तहत आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। एंड द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू अपीयर, जब उसको समन किया अगर वो नहीं आया तो आपको 1 मंथ की सिंपल इम्प्रिजनमेंट और 500 रुपया या दोनों जो है वो जो है उसकी जो है पनिशमेंट दी जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। इफ एनी पर्सन हु नॉन कंप्लाइंस द नोटिस ऑफ 160, देन what are the liability of that person? That is under section 174, non-attendance in obedience to an order from a public servant। ठीक है, ये आपका बोलता है कौन सा? देखिए, मैं लेट मी टेल यू कि अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो अब बेयर एक्ट में आपका जहां पे बेयर एक्ट है वहां पे यू हैव टू मेंशन कि 160 जो है आपका, उसको 160 के साथ ही आपको वहां पे सेक्शन 174 मेंशन कर दीजिए आईपीसी का, और पनिशमेंट लिख दीजिए, सो दैट व्हेनेवर यू गो थ्रू दिस सेक्शन आपके दिमाग में आए कि यस इट इज अ पनिशेबल इफ नॉन कंप्लायंस अगर इसकी की, तो आपको सो दैट कि जब भी आप क्विक रिवीजन करें इसका तो आपको याद रहे। ठीक है, तो क्या क्या है, अगर पुलिस ने नोटिस किया, नोटिस करने के बाद अगर आप नहीं आए, कहा पुलिस थाने में, यू आर वेल acquainted with the facts, then in that cases police can fine you, sorry, the initiation of a prosecution can be initiated against you, that is under section 174 IPC, and उसके तहत आपको 1 महीने की सिंपल जेल और 500 रुपया फाइन या दोनों हो सकते हैं। देखिए, the section का इसका, the section only requires the attendance of the witness and furnishing of a relevant information about them. The police officer cannot insist upon the witness for the production of a document before him. The order which requires the attendance of a person needs to be in written form. Person needs to be in a written form, मतलब जो है written समन, ऐसे orally नहीं होना चाहिए। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है। एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस, देखिए, जब आप, अब पुलिस ने ठीक है आपको बुला दिया, अब वो एग्जामिन किस तरीके से करती है, ये आपका सेक्शन 161 आपके इसके बारे में बताता है। देखिए, द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन लाइज इन द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस। बिल्कुल सही। स्टेटमेंट मेड बाय देम कैन बी होल्ड अ पर्सन गिल्टी। A police officer who is investigating the case has been empowered to conduct witness examination. The witness are bound to answer the question which are related to case truly. अब देखिए, section 161 की lays down the procedure for the examination of witness by the police. An investigation officer shall examine the person who are acquainted with the fact of the cases. It is the duty of the investigating officer to record the statement of the eyewitness without any delay. After examining the witness, it is required by the police officer to write down the statement made by the witness. मतलब तो 161 के जो बयान देखिए, all the advocate जो प्रैक्टिसिंग है उनको सबको पता है कि 161 के बयान कितने महत्वपूर्ण होते हैं, हाउ इंपॉर्टेंट दे आर। 161 में कुछ नहीं होता है, 160 का नोटिस मिला आपको, आप पुलिस थाने में गए,
पुलिस थाने में जाने के बाद आपने क्या किया? सिंपल, जो 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 आपकी आंखों के सामने हो आपने बताया, और पुलिस उसको क्या करेगी? रिटन डाउन करेगी, ठीक है, राइट डाउन करेगी। दिस इज ऑल, यही तो 161 बोल रहा है, सिंपल सी बात है। और क्या है इसमें? कुछ भी नहीं, ठीक है। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? देयर शुड बी नो डिले ऑन अ पार्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस इन एग्जामिनिंग द विटनेस। देखिए, इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए, कि जितना जल्दी हो गए पुलिस को उसको जो विटनेस है उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सॉरी, उनकी जो है टेस्टिमनी लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना डिले होगा उतना मैनिपुलेशन होगा, तो इसलिए जो है जितना जल्दी, देयर शुड बी नो डिले, ठीक है। In the event of a delay of the examination of the witness, the onus lies on the investigating officer for explaining the reason for the delay. देखिए, these are the very important things which you have to keep in your mind. कि offense हुआ है आज, ठीक है, and you are investigating the witness after the 10 days, 20 days. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि देयर इज अ समथिंग रॉन्ग। इसलिए जितना जल्दी हो सके विटनेस को एग्जामिन करना चाहिए, सो दैट कि वहां पे कोई मैनिपुलेशन ना हो, विटनेस के साथ कोई छेड़छाड़, सो दैट द बेस्ट एविडेंस कैन बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। दिस इज द पर्पस बिहाइंड द 161 विदाउट डिले। अब देखिए, एंड लेट मी टेल यू, अगर इफ एनी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इज लिसनिंग मी, देन लेट मी टेल यू कि you have to go through the timing. आपको you have to put the question in the cross examination कि into the investigation officer कि when the offense has been committed, if he said yes 10 बजे सुबह, ठीक है, और जब आपने क्वेश्चन पूछा उससे 10 बजे सुबह, आपने विटनेस 10 बजे सुबह 1 जनवरी को आपने अपने विटनेस को कब एग्जामिन किया? 15 दिन के बाद, ठीक है, 15 दिन के बाद 10 बजे सुबह, अगर 1 जनवरी को अगर ऑफेंस हुआ है और आप 15 जनवरी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जबकि जो विटनेस है वो आपसे सिर्फ मतलब आधे घंटे, पुलिस स्टेशन से आधे घंटे की दूरी में है, जिसको जी पुलिस जो आधे घंटे में अगर मतलब जाके जो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, तो 15 दिन क्यों लगे? व्हाट इज द रीजन? द पुलिस हैज टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज टू एक्सप्लेन। This is a very serious, you know, very serious, you can say कि जो इन्वेस्टिगेशन जो है फॉल्टी मान सकते हैं, मतलब कोर्ट के सामने एविडेंस में ला सकते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इफ द एविडेंस इज जो इफ द जो आपके 161 के जो बयान है, 161 की जो स्टेटमेंट्स है वो जो है फोर्थविथ ना ली हो। तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कीपिंग इफ यू वांट टू अ गुड एडवोकेट, तो इस पे आपकी कमांड होनी चाहिए कि विटनेस व्हाट इज द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस एंड व्हाट इज द टाइम ऑफ taking what in how many delay has been caused to take the evidences under section 161, ठीक है। In a case before the Honorable Supreme Court, there was an unexplained delay for 10 days. देखिए, what I am talking, and there were some contradiction as well. The Supreme Court was of the opinion that evidence must suspect owing to the delay. यही तो बात है। देखिए, वहां पे सस्पिशन आ गई कि अरे 10 दिन का डिले, देखिए, अब 10 दिन का डिले, तो देर में भी चांस की कि कोई प्लांट, कोई एविडेंस खुद प्लांट की हो, देर में भी चांस की कोई फैब्रिकेटेड एविडेंस हो, कोई फॉल्स एविडेंस क्रिएट कर दिए गए हो, है ना। तो दैट्स व्हाई it's a very good, and I'm from the point of view of the examination of the witness कि 161 की without delay होना चाहिए, whereas when the delay has been properly explained it does not have any adverse impact। देखिए, and probability value of the particular witness, अगर कोई डिले जो है वो अच्छे तरीके से, मतलब देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड कि व्हाई द डिले हैज बीन कॉज्ड। जैसे मैं आपको रीजनेबल ग्राउंड का मीनिंग बताऊं कि मान लीजिए कहीं वही दूर दराज कहीं पे अगर ऑफेंस हुआ है, तो वहां पे 2 दिन लग रहे हैं या 4 या 5 दिन लग जाते हैं आने जाने के लिए, देन इट
जो ये जो आपका डिले हुआ तो इट इज रीजनेबल। जब आधे घंटे की दूरी में आपकी विटनेस का घर है, ठीक है, और आप वहां पे 15 दिन के बाद जा रहे हो, देन व्हाट इज द cause, what is the reason behind the delay? That's why the police officer, while examining the witness, is not bound to reduce the statement made into writing. The police officer, while examining the witness, is not bound to reduce the statement made into writing. It is preferred that the statement should be written, or the substance of the whole examination should be written down. At least the recorded statement are required to be noted down in the case diary maintained under section 172 of the code. देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि द रिकॉर्डेड जो स्टेटमेंट होती है रिक्वायर्ड टू बी नोटेड डाउन इन द केस डायरी, जो पुलिस की जो केस डायरी होती है उसमें भी उनको स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना पड़ता है। नाउ स्टेटमेंट टू द पुलिस नॉट टू बी साइन। अब देखिए आप गए पुलिस थाने में, आपने सब कुछ बता दिया, ठीक है, अब आपका क्या साइन लेगी क्या पुलिस? बोलेगी कि अरे साइन करो यहाँ पे? नहीं, कभी भी जो है 162 के जो बयान होते हैं उनकी जो है स्टेटमेंट नहीं ली जाती है। सॉरी, स्टेटमेंट नहीं उनके साइन नहीं लिए जाते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग इतना सा है कि देखिए अगर उनका साइन, मान लीजिए कई बार, मान लीजिए आप कि कई बार क्या होता है कि जोर जबरदस्ती से या थ्रेट से या किसी और कारण से जो है मतलब बयान ले लिया पुलिस ने और वहां पे साइन करवा लिए इसके विटनेस के, तो अगर उसने साइन करवा लिए तो इट में अमाउंट की क्या पता पुलिस ने थ्रेटन से करवाए हो, तो इसलिए जो है पुलिस को जो है वहां जो है 162 162 के बयान में जो है साइन जो है नहीं लिए जाते। देखिए in Karnataka, in a case decided by the Karnataka High Court, a statement was recorded when the police officer had gone out to investigate the cause of some combination outside and to take a suitable step. It was held that the statement was not hit by Section 162 as it was not recorded during the course of the investigation. बात क्या होती है? देखिए, in a case decided by the Karnataka High Court, a statement was recorded when the police officer had gone out to investigate the cause of some commotion outside and to take suitable steps. It was held the statement. कुछ समझ नहीं आ रहा। Let it be. It is a well known that police officers do not take down the statement made to them verbatim. This often results in a record containing what the police officer wishes the witness to say and not what the witness actually stated. The object underlying Section 162 is thus wholesome, namely to protect the accused both against over jealous police officer and untruthful witness. तो देखिए बेसिक पर्पस सिर्फ इतना सा है कि 162 जो है आपका स्ट्राइक्स एन इक्विटेबल बाय मीडिया। On the one hand, it enacts the absolute bar against the statement made before a police officer being used for any purpose whatsoever, and on other, it enables the accused to rely on it for the limited purpose for contradicting a witness. ठीक है, such a statement cannot be used for a corroboration or a prosecution or a defense witnesses. देखिए ये जो 161 के जो विटनेस आपके बयान होते हैं, बेसिक पर्पस सिर्फ इतना सा है, आप जो है इनको जो है जस्ट टू कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए जो है आपकी ये यूज होती है और कॉर्पोरेट करने के लिए, ठीक है। अब इनको साइन इसलिए नहीं करवाए जाते ताकि जो है इसको किसी और पर्पस के लिए यूज ना करें, ठीक है। दूसरी बात, ताकि ये फोर्सफुली ना लिए जा सके, ठीक है, ताकि अगर अगर उसके साइन हो गए तो देन इट इज सम काइंड ऑफ सिविल में स्टॉपल आ जाता है उसी टाइप का यहाँ पे कि वो अपनी स्टेटमेंट उसको कहीं और यूज किया जा सकता है उसके खिलाफ, विटनेस के खिलाफ। तो इसलिए जस्ट टू प्रोटेक्ट द विटनेसेस एंड फॉर द फेयर इंक्वायरी, फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है साइन नहीं लिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपी सी इज with sign or without sign of the witnesses. So then it is a without sign.
जैसे मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि 161 का जैसे पर्पस क्या है, तो बेसिकली पर्पस इसका इतना सा है कि कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज की जा सकती है। 161 of the code require the person who is acquainted with the fact of the cases to make a statement to the police। वही तो बात बोली, आप अगर क्राइम के बारे में जानते हो तो आप बताओ पुलिस को, यही बात बोलता है। सच स्टेटमेंट कैन बी यूज। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ। इफ अ विटनेस ने कोर्ट में बोला, आई सॉ महेश रनिंग विद द नाइफ कवर्ड इन अ ब्लड फ्रॉम हर होम। ठीक है, मैंने जो है महेश को दौड़ते हुए देखा, कवर्ड इन अ ब्लड फॉर्म, knife covered in a blood from her home, with a knife covered in a blood from her home। ठीक है, this statement can be contradicted। देखिए, I did not see Mahesh running with a knife covered in a blood from her home। contradiction आ गई। एक में बोलता है कि I saw a Mahesh running with a knife covered in blood from her home, और दूसरे में क्या बोलता है, I did not see Mahesh, मैंने नहीं देखा। पहले में बोलता है देखा और दूसरे में नहीं देखा। ठीक है, तो दिस इज की ये कॉन्ट्रडिक्शन के लिए आप स्टेटमेंट, अरे वेरियस होता है। देखिए कई बार क्या होता है 161 के बयान में ऐसा होता है कि मैंने जो अक्यूज्ड को देखा वो काले रंग का था, और जब वो विटनेस में आता तो वो बोलता है कि वो गोरे रंग का। तो देन कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं हम कि देखिए when the evidence has been given before, जब 161 के बयान दिए तो तब वो बोलता है कि इस गोरे थे और काला था, और जब ये कोर्ट के सामने दिए तो देन बोलता है गोरा है। तो देन व्हाट इज इट मीन, 161 में बोलता है छोटा है, और कोर्ट के सामने बोलता है जब वो विटनेस बॉक्स में था वो लंबा है। तो व्हाट डज इट मीन, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होगी। तो इसलिए जो कॉन्ट्रडिक्शन जब जहां पे अराइज हुई तो बेनिफिट जहां पे डाउट क्रिएट हो गया, एंड द बेनिफिट ऑफ द डाउट इज गोज टू द एक्यूज्ड। तो इसलिए सो दैट की फेयर इंक्वायरी हो सकती है, फेयर ट्रायल हो जाए, फेयर एविडेंसेस आए, तो उसलिए जो है सो दैट जो 161 के बयान को कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज किया जाता है। So this is all about till up to 161. Tomorrow we will discuss the section 164, the confession कैसे record किया जाता है, what are the and the rest of the part of the investigation, how the police can be conducted, कहाँ तक, जब तक कि वो 173 के चालान पुट ना करें। तो what we have discussed today, हमने सिर्फ आज इतनी सी बात की पहले कि जब भी इंफॉर्मेशन आती है ऑफेंस की, तो पुलिस डिसाइड करती है कि ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, और वो एफआईआर रजिस्टर करती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। और 157 में पुलिस को प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, सॉरी मजिस्ट्रेट को प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करती है, और 3 टाइप की रिपोर्ट्स बनाती है। एक में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट को सबमिट करेगी, और अगर मजिस्ट्रेट को अगर वहां पे कोई प्रॉपर जो डायरेक्शन देनी होगी तो वो 159 में दे देगा। ठीक है, अगर दूसरी जो रिपोर्ट है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर को सबमिट करता है। तीसरी जो रिपोर्ट है वो है आपकी फाइनल चालान, जो है पुलिस रिपोर्ट जो है, जो आफ्टर जो कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जो है दैट इज सबमिटेड टू द मजिस्ट्रेट। वो मजिस्ट्रेट को सबमिट की जाती है जब आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद जब भी कोई, हमने पढ़ा कि जब भी कोई ऑफेंस होता है तो उसकी विटनेस को जो है पुलिस जो है वो समन कर सकती है, कि उसको बुला सकती है 160 में। ठीक है, और 161 में उसके बयान ले सकती है। ठीक है, और 161 में जब बयान लेती है वो तो विदाउट डिले होना चाहिए। अगर उसमें डिले हो गया तो इसका मतलब है देयर में बी समथिंग फॉल्ट। ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए, सो दैट द फेयर इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन, तो इसलिए विदाउट डिले होना चाहिए। ठीक है, और 162 में हमने इतना सा पढ़ा कि जो साइन है वो नहीं लेने हुए, वो 161 के बयान में जो है उन इन विटनेस के साइन नहीं होने नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि साइन अगर मे बी फोर्सफुली लिए जा सकते हैं, मे बी उनके किसी और पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं, सो दैट द फेयर ट्रायल के लिए 162 के जो है वो साइन नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बट आर द पर्पज ऑफ 161 स्टेटमेंट्स तो ले ली, इसको इन स्टेटमेंट्स को जो है कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये इतना सा पढ़ा हमने आज। द रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस टुमारो, एंड थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग मी, एंड प्लीज do like, share, subscribe. I'm uploading this video also in a YouTube,
and thank you for giving your valuable time.